तो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये सीबीएसई का फोर्थ चैप्टर है। ऑब्वियसली आपकी फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसका ये चैप्टर है। मैग्नेटिज्म एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मूविंग चार्ज, ऑब्वियसली अगर आप मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज जब मूव होता है तो बिजली बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखो, ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि कब क्या हुआ था, कि इंट्रोडक्शन के बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। हमें फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि हम इतना पुराना बात क्यों करें, है ना। देखो, however it was only about 200 year ago in 1820 what that is was realized that there are intimately related, मतलब दोनों एक दूसरे से घनिष्ठता से, इंटीमेटली मतलब एकदम जैसे मियाँ बीवी उस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो ये है, मतलब वाह क्या फालतू बात बोली है मैंने, ठीक है। So during a lecture demonstration in the summer 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted noticed that a current is a straight wire cause a noticeable deflection in nearby magnetic compass needle। ये बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या किया था, करंट पास किया था। जैसे मान लो यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल है, तो वो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो वाइब्रेट होने लगी थी। तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेड ने किया था, ठीक है। ऑस्टेड का नाम इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैग्नेटिज्म के ऊपर या इलेक्ट्रिसिटी में ऑस्टेड के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑस्टेड कंडक्टेड दैट मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। मतलब ऑस्टेड ने सबसे पहले ये बोला था कि देखो भैया, जब कभी बिजली निकलेगी, बिजली किसी वायर से जाएगी तो बिजली के जाने से चारों तरफ है, चारों तरफ एकदम मैग्नेटिक फील्ड फैल जाएगा। किसके चारों तरफ? उस वायर के चारों तरफ। किस वायर के चारों तरफ? जहां से बिजली जा रही है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो, ये डायग्राम बहुत ही सुटेबल है ये समझाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और आपको जो दिख रहा होगा ना, ये ब्लू, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको दिखाने के लिए बना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो एंड दिखाए गए हैं। आप नोटिस करो तो ब्लू वाला यहाँ पर, ये ब्लू वाला देखो क्लॉकवाइज जा रहा है और यहाँ पे ब्लू वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। I don't know whether this picture is showing very much clear to you, but yes, आप यहाँ देखोगे तो दिस ब्लू कलर, जस्ट चेक एट द ब्लू कलर, ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल। तो ये ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, समझ में? तो ऑब्वियसली हमेशा ये नॉर्थ पोल और ये हमेशा साउथ पोल की डायरेक्शन बनाते हैं। अब वो कैसे होगा हम देखेंगे, बट ठीक है, ठीक है। जेम्स मैक्सवेल हु देन रियलाइज दैट लाइट वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल के ऊपर मैंने आपको बहुत सारी कहानी बताई है। मैंने आपको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी समझाया था। मैंने आपको कहा भी था कि मैक्सवेल की कहानी सबसे निराली है। मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट आज तक भी बहुत ज़्यादा वैलिड है। उनमें एक के भी एक्सेप्शंस ज़्यादातर नहीं मिले हैं। तो एक्सेप्शंस काइंड ऑफ एक्सेप्शन प्रूफ है मैक्सवेल की थ्योरी, बहुत ज़्यादा प्रमाणिक है। तो रेडियो वेव्स वेर डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। प्रमाणिक का मतलब होता है वेरी मच करेक्टेड या वेरी मच ट्रू, ऐसा, ठीक है। सो रेडियो वेव्स वेर डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज and produced by J.C. Bose and G. Marconi by the end of 19th century. A remarkable scientific and technological process took place in 20th century. This was due to our increased understanding of electromagnetism and inventions of devices for production, amplification, transmission and detection of electromagnetic waves. Waves को बनाओ, उसको बढ़ाओ, उसको ट्रांसमिट करो। मैंने कम्युनिकेशन आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया था, कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, उसमें ये सब बातें हमने बात की भी थी। और वेव को बनाना है, उसे एम्पलीफाई करना है, उसे ट्रांसमिट करना है और बाद में उसको डिटेक्ट करना है। जैसे अपन जो टीवी वगैरह देखते हैं, पहले के समय में क्या बड़े बड़े एंटीनाज होते थे, डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता था, सिग्नल वीक होते थे, ठीक है। और उसी एंटीना के साथ छोटे छोटे एम्पलीफायर लगाए जाते थे, बहुत छोटे एम्पलीफायर,
कई बार तो ऐसा होता था बारिश वगैरह के सीजन में उन एम्पलीफायर में करंट आ जाता था, अर्थिंग आ जाती थी, और कई लोग उस खंबे से चिपक के मरे हैं, जो एंटीने होते थे उससे चिपक के कई लोग मरे हैं। चिपक के इन द सेंस शॉक खा के, आप चिपक के मतलब क्या सोचोगे तुम लोग। सो पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो आज के समय में लिटरली ऐसे हाइपोथेटिकल लगेगी आपको। तो आज के समय में रिसेप्शन बहुत सिंपल हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आज आपके यहाँ टाटा स्काई या डिश टीवी लगी है तो वो ओवल शेप्ड रहती है, ठीक है, वो कॉनकेव रहती है, और यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से एक रिसीवर लगा रहता है। तो इस रिसीवर का काम एक ही है, यहाँ से जितने भी ट्रांसमिशन आ रहे हैं, जैसे ये मान लो सन है, तो हम इमेजिन करते हैं कि सन के साइड से ही ट्रांसमिशन आ रहे हैं। अब वो किसी भी एंगल पे आए, इस एंगल पे आए, इस एंगल पे आए, किसी भी एंगल पे आए, फाइनली वो रिफ्लेक्ट होके यहीं पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके यहीं पे जाएंगे जहां पर ये सेटअप लगा हुआ है। और इस सेटअप से आपको दो वायर निकल के जाते हैं, जो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, आपके टीवी के सेटअप बॉक्स पे जाएंगे। तो ये कॉनकेव इसीलिए बनाया जाता है। अगर ये कॉनकेव नहीं है, आप सोचो कि एक काम करो, सीधी सीधी एक ऐसे डिस्क लगा दो, ऐसे सीधा, और इस पे लगा दो, तो इस जीवन में तो भैया सिग्नल ना आ पाएगा, समझ में आए। तो इसलिए इसको ये कॉनकेव कर देते। तो क्या होता है, प्रोडक्शन, एम्पलीफिकेशन, ट्रांसमिशन एंड फाइनली डिटेक्शन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बड़ी बड़ी रिसर्च है, ऑब्वियसली आप आगे भविष्य में पढ़ोगे इनके बारे में। द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको करंट ऑफ field electric or magnetic emerging out of the plane is detected by dot and going inside the paper is shown by cross। मतलब जो ये ऊपर की तरफ आ रहा था, ये मतलब ऐसा समझो कि जो आपको अभी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन के अंदर बाहर ये ब्लू वाला, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, अक्सर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको हमेशा लगेगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक वायर में नॉर्थ पोल दिख जाए, साउथ पोल दिख जाए। बच्चों, अभी अगर इमेजिन करो आप मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप मिरर में अपना हाथ क्लॉकवाइज घुमाओ, तो मिरर के सामने अगर अपना आप हाथ क्लॉकवाइज घुमाओ, तो आपके सामने जो बंदा खड़ा है उसके लिए वो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। आप चाहो तो करके देखो, आप अपने हाथ को ही घुमा के देखो, आप क्लॉकवाइज हाथ घुमाओ और उस क्लॉकवाइज हाथ को घुमा के अपनी आंखों के सामने लेके आओ, तो आपकी आंखों के सामने आपका घूमता हुआ हाथ एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ में आ रही बात। इसीलिए यहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो प्लेन आप देख रहे हो, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। मतलब ये पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है और ये पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है। जब ये नहीं समझोगे ना तो तुमको डिफिकल्टी होगी ना। कई बार लोग जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, कैसे ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे करके फिल्मी डायलॉग्स होते हैं। तो वो एक सिक्के के दो पहलू का मतलब ये है कि जो साइड तुम्हारे साइड से अगर तुम सिक्के को उठाओ, इफ यू लुक एट अ कॉइन, तो अगर तुमको तुम्हारे साइड पे हेड दिख रहा है तो अपोजिट वाले को जो दूसरी तरफ है उसको वो टेल दिखेगा, अगर दूसरे एंड पे कोई खड़ा है कि नहीं। चलिए, नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों, अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। देखो, फोर्स के ऊपर कई बार आपने कई चीजें पढ़ी है, जैसे आप लोगों ने शायद 7th 8th में पढ़ा था, पुश और पुल इज सेड टू बी फोर्स। अ पुश और अ पुल इज सेड टू बी फोर्स, आपने पढ़ा था। लेकिन वो जो डेफिनेशन है ना, वो अब यहां काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पुश और पुल एक वैलिड वर्ड नहीं बचता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी को पुश या पुल नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फ्लुएंस होता है, उस इन्फ्लुएंस में इंडक्शन होने के कारण चीजें मूव करती हैं, और ऑब्वियसली मूव हो रहा है तो फोर्स होगा, वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। समझ में आया? क्लियर है? सो बिफोर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को आपको बी से रिप्रेजेंट करना है, ये हर जगह रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिंबल में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कई बार एम से लिख देते हैं, ये होगा नहीं, क्योंकि एम जो है ना, एम वाला सिंबल यूनानिमसली मास के लिए फिक्स कर दिया गया है, और एम पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोलैरिटी को भी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम अगर आप केमिस्ट्री में डालोगे तो मोलैरिटी, स्मॉल एम कर दोगे तो मोलैलिटी,
समझ में आया? तो मोलैरिटी मोलैलिटी वहां पे तक कंफ्यूजन है। फिजिक्स में m का मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में m स्टैंड्स फॉर मास। तो अगर आप यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड को m से रिप्रेजेंट करोगे तो पंगा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए b का सिंबल है, भूलना मत। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है q बाय वन बाय 4πε0। ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला तो अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था, 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर, अगर आपको याद हो। इसको उन्होंने इस तरह से लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो दिस वाज द फॉर्मूला, ठीक है। हम सबको पता है कि r एक वेक्टर है अलोंग r, है ना, द रेडियस जो भी हम देखते हैं, ठीक है। और E इज ऑल्सो अ वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नाउ अ चार्ज Q इंटरैक्ट विद दिस फील्ड विथ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। और अगर आप किसी चार्ज को, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास किसी चार्ज को आप लेके जाने की कोशिश करोगे तो उसको एक फोर्स फील होगा। तो दैट फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, मतलब द फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेम, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अक्सर है ना बच्चे इस बार में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, तो कई बार इसको CGS यूनिट में सिर्फ K लिख के काम चला लेते थे, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा कुछ फील आता है। एंड यस इट लुक्स वेरी मच लाइक जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे यहाँ मास आता था m1 m2, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, समझ में? तो आप मिला मत देना कि आप कूलॉम्स लॉ को और फोर्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये कूलॉम्स लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलाने की कोशिश कृपया ना करें, ठीक है। चलो, सो एज पॉइंटेड आउट इन चैप्टर 1, द फील्ड E इज नॉट जस्ट एन artifact but an a physical role. It can convey energy and momentum and is not established instantly but takes finite time to propagate. मतलब तुरंत कुछ नहीं होता, समझ लो? मतलब आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, नहीं, आपको धीरे धीरे एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फिर आपको हर एक जगह पर अलग अलग फोर्स फील होगा, समझ में? The concept of field was specially stressed by Faraday and was incorporated by Maxwell in his unification of electricity and magnetism. इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है, इसको ना बड़ी लंबी अपन ने डिस्कशन कर रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपरली ड्यूअल नेचर के फॉर्म में एक्सप्लेन करना। मैक्सवेल, फेराडे, आइंस्टीन सब लग गए थे, तब जाके कुछ हद तक चीजें रेक्टिफाई हुई, अदरवाइज चीजें आज भी ओपन एंडेड ही पड़ी रहती। समझ में आई बात? क्लियर है? सो वी विल एज्यूम दैट द फील्ड डू नॉट चेंज विद टाइम। और हमको ये भी यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो अपन फंस जाएंगे कि समय के अनुसार क्या नहीं होगा, जो फील्ड है वो चेंज नहीं होगी, फील्ड विल मोस्टली रिमेन सेम। द फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू वन और मोर चार्जेस। एक या एक से अधिक चार्जेस के कारण आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अरे भैया, एक चार्ज होगा तो क्या होगा, वेरी लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम नेग्लेजिबल तो नहीं बोल सकते ना, हाँ नेग्लेजिबल बोल सकते हैं, बट हम एब्सेंट तो नहीं बोल सकते ना कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमने बोल दिया कि एक या एक से ज्यादा चार्जेस के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे अगर इफ देयर आर मोर चार्जेस द फील्ड एट वेक्टरली, मतलब हमको ये भी पता था कि अगर देखो एक चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेक्टरली ऐड होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो हो जाएगा +2 का चार्ज, है ना। तो चार्जेस की डायरेक्शन या नेट चार्ज डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में। अगर सभी चार्ज रैंडमली मूव कर रहे हैं तो नेट मूवमेंट उनका जीरो हो जाएगा, और नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। अगर वो सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पोल क्रिएट हो जाएंगे और प्रॉपरली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाएगी,
ठीक है, और वो वेक्टरली ऐड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फील्ड, कम चार्ज है तो कम फील्ड। फील्ड मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, क्रिकेट फील्ड मत समझ लेना भैया, ठीक है। जस्ट एज स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट और मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इन एडिशन अ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी आर, अगेन अ वेक्टर फील्ड। ये भी एक वेक्टर फील्ड है ना, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। It has several basic properties identical to electric field. मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती भी है, और आपको ये सिमिलैरिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है ताकि आप जब समझो तो कई बार कॉन्सेप्ट, एक का कॉन्सेप्ट कई बार दूसरी जगह हम लगा देते हैं और सेट भी हो जाता है वो, समझ में। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। The magnetic field of several sources is the vector addition of magnetic field. तो देखो जो सुपरपोजिशन है, देखो अब ये बात आ भी गई, तो अब जो हमने चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन पढ़ा था कि सभी चार्ज वेक्टरली ऐड हो जाते हैं, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस के सम के कारण होगा। तो if there is a strong, a big magnetic field, that could be because of presence of so many magnetic lines in same direction। समझ में आ रही है बात? चलिए अब बात करते हैं बच्चा पार्टी मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज फोर्स। अभी लॉरेंट्ज फोर्स ऑब्वियसली लॉरेंट्ज साइंटिस्ट होंगे, है ना। ये मत समझ जाना कि जैसे संतोष के वड़ा पाव तो तुम सोचोगे अच्छा वड़ा पाव, वही जैसे संतोष ने वड़ा पाव बेचा, मुंबई के हिसाब से बता रहा हूँ, प्लीज गाइस डू नॉट टेक इट अदरवाइज। सो इट इज जस्ट जैसे ओम्स लॉ, कूलॉम्स फोर्सेस, ऐसे लॉरेंट्ज फोर्सेस। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना क्योंकि तुमको लगे कि कुछ नया वाला आया, न्यू पैकिंग है, माल वही है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सो लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट चार्ज। हम हमेशा पॉइंट चार्ज ही सपोज करते हैं क्योंकि बड़े चार्जेस पे चीजें समझना टफ हो जाता है। In presence of both of the electric field and the magnetic field, the force on electric charge Q। अब देखो चार्ज क्या है? Q। अब आइडियली क्या होता है कि चार्ज पर क्या लगना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए, लेकिन अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी लगेगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा? क्योंकि भैया वो मूव कर रहा है, देख लो मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। समझ में आया? अब देखो तो यहां पे क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू, अभी पढ़ा था अपन ने, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये आर क्यों लगा दिया? दिखाने के लिए कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो देखो क्यू ई, तो ये वी बी, तो ये इन शॉर्ट क्या होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक शुड गेट एडेड एज फोर्स नेट, ये नेट फोर्स लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिस फोर्स वॉज गिवन फर्स्ट बाय लॉरेंट्ज, यही लॉरेंट्ज का, और इसी को कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। समझ में इसी को लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अब देखो है नहीं सिंपल, तुम बोलोगे सर क्या है लॉरेंट्ज फोर्स? तो लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का समेशन है। समझ में आ रही बात? अच्छा अब देखो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन क्यू, ऑब्वियसली चार्ज, वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स रहेगा वो ऑब्वियसली अपोजिट रहेगा, किससे और किसके अपोजिट रहेगा? पॉजिटिव के अपोजिट रहेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, पॉजिटिव पे जो लग रहा है, नेगेटिव पे जो लग रहा है, दोनों अलग अलग और अपोजिट होंगे, मतलब सिंबल अलग रहेंगे, ठीक है। नाउ द मैग्नेटिक फोर्स Q into VB includes a vector product of velocity and magnetic field। वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का ये वेक्टर प्रोडक्ट है। द वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वैनिश बिकम जीरो। देखो यहां पे ध्यान से देखना, द मैग्नेटिक फोर्स Q into VB includes a vector product of velocity। वेलोसिटी का भी वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेलोसिटी वैसे ही वेक्टर होता है। द वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वैनिश बिकम जीरो इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल।
पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब ये पैरेलल दोनों है और एंटी पैरेलल। The force acts in sidewise direction perpendicular to the both velocity and magnitude. Its direction is given by the screw rule or right hand rule of the vector cross product. हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था या स्क्रू रूल पढ़ा था। स्क्रू रूल में याद होगा आप लोगों को, हम ऐसे ऐसे घुमाते थे क्लॉकवाइज में तो ये ऊपर की तरफ जाता था। बेटर है कि थंब रूल याद रखो, राइट हैंड थंब रूल, सस्ता टिकाऊ, इससे ज्यादा इजी कुछ था ही नहीं। अंगूठे की डायरेक्शन में क्या लगा दो, फोर्स लगा दो, ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं, जो ये आपकी उंगली जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो फिर याद करो, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग। देख लो, मैंने आपसे पहले कहा था अगर चार्ज मूव कर रहा है तो ही मैग्नेटिक फील्ड लगता है, अगर चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, तो फिर उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट रहेगा। ये मैं आपको शुरू में बोल दिया, इस पर कोई शक की बात है भी नहीं, ठीक है। तो चार्ज मूविंग रहेगा तो ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स हेल्प अस टू डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ वन टेक Q, F and V, all to be unity in the force equation, F Q V B, ये साइन थीटा हो जाएगा, where थीटा is the angle between V and B. The magnitude of the sine field B is 1 SI unit when the force acting on unit charge is 1 coulomb moving perpendicular to the B. इन शॉर्ट ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए क्या, कि B is equal to F by QV। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये आपने पास लिख लेना, ठीक है। अगर हम सब में वैल्यूज को डाल दें तो वी गेट व्हाट, न्यूटन सेकंड पर कूलॉम मीटर, है ना। इसको हम टेस्ला कहते हैं समझ, टेस्ला, इट इज नेम्ड आफ्टर निकोला टेस्ला। 1856 से लेकर 1943 तक रहे। टेस्ला इज रादर अ लार्ज यूनिट, अ स्मॉलर यूनिट, obviously smaller unit मतलब non SI unit, is called 10 to the power 4 Tesla, which is called Gauss। तो बेसिकली क्या होता है, one Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla। Tesla is a bigger unit, always remember that। The earth magnetic field is about 3.6, सोचो 3.6 10 to the power minus 5 Tesla। सोचो, गॉस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ लार्ज रेंज, लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, सरफेस ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार 10 to the power 8, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, दूर से चिपका ले किसी चीज को। टिपिकल लार्ज फील्ड इन लेबोरेटरी 1, नियर अ स्मॉल बार मैग्नेट 10 to the power minus 2। इंटरस्टेलर स्पेस सबसे कम, इसलिए लोग उड़ते रहते हैं, ज्यादा ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता, नहीं तो पता चिपक गए, हिल ही नहीं पा रहे। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी बात, क्लियर है आप लोगों को, भेजे में जा रहा है कि सब ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है। अब बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो गाइज दिस टॉपिक विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली टुमारो। आज आपने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे काम करो, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बात करेंगे इसके बारे में और, ठीक है। तो अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर, विल मीट टुमारो, बाय गाइज।